सो हेलो एवरीवन। अगस्त्य जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस साल जो है, आने वाले साल जो है, आपके परिवार और आपके ज़िंदगी में सुख समृद्धि लेकर आए और एक अच्छा खासा नौकरी को आप प्राप्त करें, सरकारी सेवा में आप जाएं और देश और बिहार का सेवा करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं छोटी दिवाली की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फेस्टिवल अच्छी तरह से मना रहे हैं, लेकिन इन फेस्टिवल के दौरान भी अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। और हमारा एक कर्तव्य है पढ़ना, और हमारा कर्तव्य अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से, अगर मेरा कर्तव्य पूछा जाए तो पढ़ाना। तो दिवाली फेस्टिवल के दौरान भी अगर हम यहाँ पर वीडियो लेकर आ रहे हैं तो ये हमारी अपनी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है जो आपके प्रति समर्पित है। तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए आज के सेशन के माध्यम से जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है आपका नेहरू। नेहरू से रिलेटेड आने पिछले कई वीडियो में हमने कई चीज़ों पर डिस्कस कराया था, जैसे नेहरू का समाजवाद, नेहरू का धर्मनिरपेक्षता, नेहरू का भूमि सुधार कार्यक्रम, नेहरू का कृषि सुधार कार्यक्रम, नेहरू का ग्रामीण विकास। ऐसे तमाम चीज़ पे हमने पिछले कई वीडियो से डिस्कस कराया है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो हम डिस्कस कराने जा रहे हैं वो है नेहरू के द्वारा जनजातीय विकास। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जब नेहरू आसीन हुए तो उनके समक्ष सबसे बड़ा जो चुनौती उभर कर आ रहा था वो था ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर। तो उन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा अप्रोच अपनाया और उस अप्रोच को कैसे उन्होंने क्रियान्वयन किया, आज के वीडियो के माध्यम से हम यहाँ इस पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये बतलाएंगे कि उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या कमियां रही और क्या क्या समस्या भी उभर कर आई ये जनजातीय विकास में। इन सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए आज के टॉपिक के माध्यम से हम जनजातीय विकास पर डिस्कस करेंगे। ये भी आपका पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन में नेहरू से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेहरू से कई ऐसे क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, जैसे नेहरू के संदर्भ में एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, नेहरू का समाजवाद, नेहरू का धर्मनिरपेक्षता, नेहरू की विदेश नीति। इस प्रकार से हो सकता है कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जनजातीय विकास में हमें क्या क्या अप्रोच को समझना है वो सबसे पहले इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि थंबनेल में लिखा हुआ है नेहरू और जनजातीय विकास, यानी 1947 के पश्चात नेहरू ने जनजातीय विकास के लिए क्या क्या अप्रोच अपनाया और क्या क्या समस्या थी। इन सारे चीज़ों पर हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वो समस्याओं को हम पहले समझते हैं कि नेहरू के समक्ष जनजातीय विकास को लेकर कौन कौन सी समस्या रही है और उन समस्या का समाधान नेहरू के द्वारा किस प्रकार से किया गया। कि अगर जनजातीय विकास के संदर्भ में अगर देखें तो कुछ चुनौती जो है वो जनजातीय विकास के संदर्भ में नेहरू के समक्ष जो है वो उभर कर आया था। जैसे चुनौती के रूप में अगर देखें तो सबसे पहला चुनौती जो था वो था जनजातीय संस्कृति। ये सबसे पहला, ये एक चुनौती था। उससे भी पहला एक चुनौती था जनजातीय पिछड़ापन। ये नेहरू के समक्ष एक सबसे बड़ा चुनौती था कि जिस प्रकार से जनजातीय पिछड़ापन रहा, ऐसे में देश के विकास के लिए इस पिछड़ापन को दूर करना सबसे ज़्यादा जरूरी था नेहरू के लिए। दूसरा अगर देखें तो नेहरू के लिए एक जो चुनौती थी वो थी जनजातीय संस्कृति। यानी इनका विकास भी करना है और इनकी संस्कृति को भी ध्यान में रखना है। यानी इनकी संस्कृति को बिना अक्षुण्ण किए हुए किस प्रकार से विकास किया जाए, ये सबसे बड़ा जो है वो नेहरू के लिए ये चुनौती रही है। देश के पिछड़ापन को अगर दूर करना है तो इन्हें भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ना होगा, तभी जाकर वो पिछड़ापन को दूर किया जा सकता था। तो इस प्रकार नेहरू के समक्ष जो है वो स्वतंत्रता के बाद ये तमाम जो है वो चुनौती उभर कर आ रही थी। और इसी चुनौती को देखते हुए
नेहरू ने इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए एक अप्रोच को अपनाया और इस अप्रोच को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों का सहारा लिया। जैसे सबसे बड़ा अगर इनका सहारा अगर बात करें कि जनजातीय विकास के लिए, वो सबसे पहला सहारा था संविधान। यानी इनकी संस्कृति और इनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे संवैधानिक प्रावधान लाए हैं जो आगे के वीडियो पे हम डिस्कस भी करेंगे, और उन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से इनकी संस्कृति को एक तरह से सुरक्षित रखने के, संरक्षित रखने का प्रयास किया। आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे कि कई ऐसे शेड्यूल, कई ऐसे अनुसूचियां जो है वो खास तौर पर जनजातीय विकास से रिलेटेड है, कई ऐसे अनुच्छेद जो है वो खास तौर पर जनजातीय विकास से है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो संवैधानिक प्रावधान के आधार पर इन्होंने इनको, इनका विकास और इनकी संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रयास किया। तो सबसे पहले तो हम नेहरू के अप्रोच को समझेंगे कि नेहरू के समक्ष जो अप्रोच था, नेहरू ने कौन कौन से अप्रोच को अपनाए, और इस अप्रोच के अपनाने के पीछे मुख्य रूप से रीजन यही था जो अभी हमने आपको बताया, और वो रीजन था जनजातीय पिछड़ापन और जनजातीय संस्कृति में भिन्नता। तो जिस प्रकार से जनजातीय संस्कृति में भिन्नता देखी गई और जिस प्रकार से पिछड़ापन रहा, संस्कृति में भिन्नता और पिछड़ापन रहा, ऐसे इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्होंने इन 5 अप्रोच को अपनाया और इन 5 अप्रोच को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। सबसे पहला अप्रोच था आइसोलेशन करना। आइसोलेशन करने का मतलब हो गया कि अलग थलग करना, यानी जितने भी जनजातीय लोग हैं इन्हें सबसे पहले तो अलग थलग करना है, और इस अलग थलग करने के पश्चात दूसरा इन्होंने अप्रोच अपनाया। ये अप्रोच क्या है अभी हम डिस्कस कराएंगे। फिलहाल ये समझिए कि इन सारे चीज़ों को, जनजातीय विकास जो इनके समक्ष ये चुनौतियाँ थी, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए इन्होंने सबसे पहले आइसोलेशन अप्रोच अपनाया, यानी अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए जनजातियों को अलग थलग करना और फिर इन्हें एसिमिलेशन करना, यानी इनको मिलाना, ताकि देश की अखंडता, संस्कृति बरकरार रहे। एसिमिलेशन का मतलब हुआ मिलाने का प्रयास। और तीसरा अप्रोच था इंटीग्रेशन, यानी इनको मिलाकर एकीकृत करना, और रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, यानी इनकी पहचान को सुरक्षित करना, इनकी पहचान को सुरक्षित रखना, पहचान को सुरक्षित रखना, रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी। और एक अप्रोच ये था इंटीग्रेशन, एकीकरण। तो ये 3 अप्रोच पर इन्होंने, नेहरू ने जनजातीय विकास के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था, जो हमें ये तीनों अप्रोच पर डिस्कस करना है। अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3, और लास्ट जो आप अप्रोच देख रहे हैं वो खास तौर पर उत्तर पूर्व जनजातीय विकास से रिलेटेड रहा है, जिसमें नेहरू और वैरियर एल्विन, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि नेहरू और वैरियर एल्विन का क्या क्या दृष्टिकोण था, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, नॉर्थ ईस्ट की जनजातीय विकास के लिए क्या क्या अप्रोच को अपनाया। आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो ये कॉन्सेप्ट आया 7 सिस्टर 1 ब्रदर, ऐसे में कुछ ऐसे स्टेट जो थे जो पहले खास तौर पर ऐसे जनजातीय संस्कृति से रिलेटेड रहे हैं, उनके विकास के लिए उन्होंने एक अलग अप्रोच अपनाया, और वही अप्रोच है नेहरू और वैरियर एल्विन का अप्रोच। ठीक है ना। तो इन सारे अप्रोचों को हमें डिस्कस करना है, लेकिन ये अप्रोच 1, 2 और 3, इस 1 और 2, 3 को क्रियान्वित करने के लिए नेहरू ने खास तौर पर एक सिद्धांत विकसित किया था, और जिस सिद्धांत को कहा जाता है पंचशील ऑफ ट्राइबल्स, यानी जनजातियों के लिए पंच सिद्धांत। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक पंचशील समझौता एक अलग है, और ये पंचशील सिद्धांत अगर बात करें तो ये पंचशील सिद्धांत जनजातीय विकास से संबंधित है। यानी जनजातीय विकास के लिए उन्होंने ये पंचशील सिद्धांत का अनुसरण किया, और इसके माध्यम से जनजातीय विकास को क्या किया, ये क्रियान्वित करने का प्रयास किया।
अभी जो हमने आपको बताया कि एक पंचशील समझौता है, वो भारत और चीन के बीच में एक बेहतर संबंध बनाने के लिए नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया समझौता था, जो हम नेहरू की जब विदेश नीति पढ़ाएंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पंचशील सिद्धांत है, ये खास तौर पर नेहरू के द्वारा जनजातीय विकास से संबंधित है, और ऐसे सिद्धांत को ही पंचशील ऑफ ट्राइबल्स कहा जाता है। जनजातियों के लिए पंच सिद्धांत, यानी ये 5 सिद्धांतों को उन्होंने अनुसरण किया, और उसको अनुसरण करते हुए जनजातीय विकास को, जनजातीय लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। अब ये 5 सिद्धांत कौन कौन है, तो इस पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसमें मैं क्या लाइन में पहले बता दूं कि यह सिद्धांत कहता है कि जनजातियों को उनके तरीके से विकसित होना देना चाहिए। ये किस प्रकार से है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। आदिवासी समुदाय और उनकी जमीन, क्योंकि उनके भूमि से ज़्यादा लगाव था, उनके भूमि को सम्मान देना, आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासियों द्वारा जमीन अधिग्रहित करने से रोकने का प्रयास, आदिवासी इलाकों में प्रशासन आदिवासी लोगों के द्वारा ही किया जाना, यानी ये भी एक था, और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के साथ विश्वास और मित्रता का व्यवहार किया जाना। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये पंचशील सिद्धांत ही नेहरू का जनजातीय विकास के आधार पर डिस्कस करता है। ठीक है, अब ये एक एक करके हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जैसे आदिवासियों को उनके तरीके से विकसित होना देना चाहिए। जैसे जनजातीय लोगों की अगर प्रतिभा देखें तो वो एक अलग प्रतिभा को दर्शाता है। तो नेहरू का मानना था कि अगर जनजातीय लोगों को विकसित करना है, जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले इनकी प्रतिभा को उजागर करना होगा, और जनजातियों में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर कर कर हम इनके विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे कई सारे चीज़ों है जो जनजातीय प्रतिभा को दर्शाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कई ऐसे क्राफ्ट उद्योग जो है वो जनजातियों के द्वारा विकसित किया जाता है। आजकल वर्तमान में तो कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र से जो लोग आते हैं जो अपने प्रतिभा के माध्यम से खेल कूद में भी अपनी योगदान को निभाते हैं। तो नेहरू का पहला उद्देश्य यही था कि इनकी प्रतिभा, इनकी जो संस्कृति में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभाओं को उजागर करना, ना कि बाहरी मूल्यों को थोपना। इस प्रकार से उनका पहला सिद्धांत यही कहता है कि जनजातीय अपने तरीके से विकसित करे, उनकी प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा को आगे उजागर करने का प्रयास करेंगे। जनजातियों के संदर्भ में जो दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि उनकी जमीन यानी भूमि, यानी जनजातीय लोगों का जुड़ाव, आप देखेंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया तो उसमें हम डिस्कस कराएंगे ट्राइबल रिवोल्ट। उस ट्राइबल रिवोल्ट के दौरान हम आपको बताएंगे कि ट्राइबलों यानी जनजातीय लोगों का जो विद्रोह ब्रिटिश काल में होता था वो खास तौर पर भूमि और वन से जुड़ा हुआ होता था, जो उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति की एक पहचान थी। तो स्वतंत्रता पश्चात नेहरू ने भी जनजातीय भूमि और जनजातीय वनों को संरक्षित रखने का प्रयास किया, जो उनकी संस्कृति को दर्शाता है। उनके इन भूमि और वनों से इनको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, यानी जनजातियों के भूमि और जनजातीय के वन जो उनकी आजीविका का कई ऐसे आधार थे। जैसे आप लोग भी सुनते आ रहे होंगे कि कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में जो झूम की सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती थी, या खास तौर पर जनजातीय संस्कृति का ही एक रूप हुआ करता था। जनजातीय क्षेत्र में आप देखे होंगे कि इनका जो उद्योग, जो आजीविका का जो साधन हुआ करता था, वनों पर निर्भरता था। तो इस चीजों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। तो ये एक रूप इनको दर्शाता है कि इन सारे चीजों को। फिर हमने आपको बताया कि आदिवासी क्षेत्र में बाहरी लोगों के भूमि प्रवेश, यानी कि इनके भूमि पे, बाहरी लोगों के भूमि पर, बाहरी लोगों के द्वारा भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे, कभी आप न्यूज़ पे भी सुनते होंगे कि कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र है जहां पर नक्सलवादी गतिविधियां ज़्यादा देखी गई है, और इन नक्सलवादियों का एकमात्र उद्देश्य है जो बाहरी लोग जो उनके भूमि को अधिग्रहित कर फैक्ट्री जैसे चीज़ों को स्थापित करते हैं, जो उनकी भूमि से दूर करने का एक रणनीति था। उसके खिलाफ उन्होंने नक्सलवादी कदम उठाया, और उस नक्सलवादी कदमों के कारण भारत के कई क्षेत्र में आप देखिएगा, खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि कई ऐसे नक्सल
नक्सलवादी घटना जो है वो घटित होती है। यानी जिस प्रकार से बाहरी लोगों का द्वारा उनके भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, उस पे इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। ये एक इनकी प्रतिभा को दर्शाया जाता है। और जनजातीय पंचशील सिद्धांत का एक और रूप था कि प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे पूरे भारत में अगर हम बात करें तो इनका मानना था कि हमें एक समान प्रशासनिक व्यवस्था इनके क्षेत्र में लागू नहीं करना है। प्रशासनिक व्यवस्था इनकी संस्कृति को ध्यान में रखकर आरोपित करना है, इनकी संस्कृति को अक्षुण्ण नहीं करना है। यानी अति प्रशासन, यानी आम क्षेत्रों में जिस प्रकार से हम प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने से पहले हमें इनकी संस्कृति को समझना होगा, तभी ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रशासनिक क्रियान्वयन पर भी थोड़ा गंभीरता दर्शाया और उस संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रशासनिक व्यवस्था को आरोपित करने का प्रयास किया। तो ये तमाम चीज आप देख रहे होंगे कि नेहरू के पंचशील सिद्धांत का कुछ पक्ष रहा है। और एक हमने आपको बताया था, जैसे नेहरू का मानना था कि अगर किसी जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में अगर हमें प्रशासनिक व्यवस्था को भी आरोपित अगर करना है, तो आरोपित करने से पहले हमें सबसे पहले ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था को आरोपित करने वाले अधिकारियों को इनकी संस्कृति से अवगत कराना होगा, इनकी संस्कृति को समझना होगा, तब जाकर हमें उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आरोपित करना होगा। यानी इनका उद्देश्य कुल मिलाकर अगर देखें तो इनका उद्देश्य जो है वो कुछ पॉइंट पर था। इनकी संस्कृति को अक्षुण्ण किए बिना इनके पिछड़ापन को दूर करना था। और ये पिछड़ापन को अगर हमें दूर करना है तो हमें सबसे पहले, जो अभी हमने आपको बताया, ये पंचशील सिद्धांत मैं एक और अनाउंसमेंट अभी आपको लोगों को कर दे रहा हूँ, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये जो हमने अभी जो बैच है अभी लॉन्च हमने किया है प्रज्ञान बैच को लेकर, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रज्ञान बैच में अभी दिवाली ऑफर के तहत मात्र 20 अक्टूबर तक, ध्यान रखिएगा, आज 19 अक्टूबर हो चुका है, ये ऑफर जो है वो प्रज्ञान बैच का 1499 रुपया का जो है वो मात्र 20 अक्टूबर तक ही रहेगा। आज 19 अक्टूबर हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कोर्स को भी बाय कर लिए हैं। जो लोग बचे हुए हैं वो 20 अक्टूबर से पहले प्रज्ञान बैच को आप परचेज कर सकते हैं। यह बैच जो है वो फुल्ली आपका मेंस ओरिएंटेड बैच है, जिसमें GS1 और GS2 का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस वाला कोर्स है, ना कि आपका 71 BPSC को देखते हुए टारगेट वाला। ये टारगेट वाला बैच नहीं है, 71 BPSC को भी ये हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। तो ये ऑफर जो है वो मात्र 20 अक्टूबर तक है, यानी कल तक है। कल के बाद यह प्रज्ञान बैच की प्राइस जो है वो 2999 रुपया हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी बचे हुए हैं जो ये कोर्स नहीं परचेज किए हैं, वो प्ले स्टोर में जाकर अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर प्रज्ञान बैच जो मेन कोर्स में रिफ्लेक्ट करेगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक बैच और है, वो बैच अगर आप देखिएगा वो भी आपका मेंस रिलेटेड बैच है। और मेंस रिलेटेड बैच अगर देखें तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बैच है। ये भी अभी आपका ऑफर में अभी 399 रुपया कर दिया गया। ये विकास सर का मेंस ओरिएंटेड बैच है, जिससे कोर्स की कीमत 799 रुपया है। 20 अक्टूबर के बाद जो है 21 अक्टूबर से यह कोर्स इतना में आप परचेज कर पाएंगे, लेकिन 20 अक्टूबर तक अगर देखें तो ये कोर्स मात्र 399 रुपया में ही है। ये भी आपका मेंस बैच है जो GS2 का पार्ट है, 72 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप इस बैच को भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी अगस्त्या GS एकेडमी के मेन कोर्स में आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 20 अक्टूबर तक इसका प्राइस जो है वो 399 रुपया है। 20 अक्टूबर के बाद ये प्राइस जो है वो 799 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक और बैच, ये भी आपका मेंस का बैच है। ये भी मेंस का बैच जो आपका मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर का है, ये 899 रुपया का बैच है। तो 21 अक्टूबर से यह 899 रुपया में ही आप परचेज कर पाएंगे। लेकिन अभी आप खरीदते हैं 20 अक्टूबर
तक है, तो ये आपको 499 में ही आपको मिल जाएगा। ये भी आपका पूरा मेंस ओरिएंटेड बैच है। ये ऑफर के आधार पर है, कल तक ही ये ऑफर बचा हुआ है। कल के बाद जो है वो पुराने प्राइस पे ही यह कोर्स होंगे। ये अभी आपको अगस्ता जीएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर मेन कोर्स पर दिख जाएगा। तो मेन से रिलेटेड हम लोग 3 कोर्स लेकर आए हैं। एक फुल्ली आपका जो बैच है वो आपका प्रज्ञान बैच है, जिसमें आपका GS1 और GS2 का है, जिसका प्राइस 21 अक्टूबर से जो है वो 2999 रुपया हो जाएगा। कल तक ये 1499 रुपया है। इसके अलावा एक मेंस बैच जो है वो आपका विकास सर का है, जो 799 रुपया का है। 20 अक्टूबर तक अगर आप लेते हैं तो ये 399 रुपया में आपको मिल जाएगा। और एक और मेंस का जो बैच है वो आपका मॉडर्न इंडिया का है, जो 899 का, आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न इंडिया और आयर का ये बैच है, जो 899 के अलावा अभी जो है वो ऑफर में जो मिल रहा है वो 499 रुपये में मिल रहा है। ये ऑफर मात्र 20 अक्टूबर तक है। 21 अक्टूबर से यह प्राइस जो है वो पुराने प्राइस से ही रहेगा। ये दिवाली ऑफर हम लोग की तरफ से है। इसके अलावा हमने कुछ बैच जो है वो प्रीलिम्स को ध्यान में रख कर लाए हैं। जिन लोगों का प्रीलिम्स से मेंस नहीं हो रहा है, जिनका 72 का टारगेट है या अन्य एग्जामिनेशन का टारगेट है, उसको ध्यान में रखकर हम फिजिक्स के कोर्स लेकर आए हैं। ये पूरा पीटी ओरिएंटेड बैच है, और ये पीटी ओरिएंटेड बैच को ध्यान में रखते हुए अभी जो है ये ऑफर प्राइस मात्र 249 रुपया में, ध्यान रखिएगा। ये 249 रुपया में जो ये ऑफर प्राइस है, ये ऑफर प्राइस आपको 20 अक्टूबर तक ही दिखेगा। 20 अक्टूबर के बाद यही प्राइस जो है वो 499 रुपया में हो जाएगा। 21 अक्टूबर को अगर ये बैच लेते हैं तो ये आपको 499 रुपया में होगा, जो आपका पीटी ओरिएंटेड बैच है। ये फिजिक्स की, साइंस की बैचेज है। इसके अलावा एक और बैच हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, और वो बैच है आपका हिस्ट्री का, जो अभी आपका प्रीलिम्स रिलेटेड बैच है। इस बैच को भी अगर आप अभी परचेज करते हैं 20 अक्टूबर से पहले, तो वो 399 में मिलेगा। और 20 अक्टूबर के बाद अगर ये इसको परचेज करते हैं तो ये 699 में मिलेगा 21 अक्टूबर से, ध्यान रखिएगा। ये अभी लेते हैं तो 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये 399 में मिलेगा, और 21 अक्टूबर को अगर ये बैच को परचेज करते हैं तो ये बैच जो है वो आपको 699 में पे इसको परचेज कर पाएंगे। तो ये कुछ बैच का अनाउंसमेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया है। अगर आप लोग अगर इस बैच को लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस बैच को परचेज कर ले, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो आपको बताया कि नेहरू का जनजातीय विकास के लिए, जो हम वहाँ पर अभी स्लाइड में बताया था, जनजातीय विकास के लिए इन्होंने जो पंचशील सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जनजातीय विकास के लिए, ये पंचशील सिद्धांत, इस पंचशील सिद्धांत का जो उद्देश्य था वो था जनजातीय, इस पंचशील सिद्धांत का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था जनजातीय प्रतिभा को उजागर करना, जनजातीय प्रतिभा को उजागर करना, ये प्रतिभा को उजागर करना, ठीक है। ये एरो का मतलब जनजातीय प्रतिभा को उजागर करना, जनजातीय क्षेत्र के भूमि या जनजातियों की भूमि और वन और भूमि, वन और भूमि को सुरक्षित रखना, बाहरी लोगों के द्वारा, गैर आदिवासियों के द्वारा, गैर आदिवासियों के द्वारा भूमि अधिग्रहण से रोकना, भूमि अधिग्रहण से रोकना, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अति आरोपित नहीं करना,
आरोपित भी करना है तो इनकी संस्कृति, इनकी जीवन शैली को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन को इनकी संस्कृति से अवगत कराना, प्रशासन को इनकी संस्कृति से अवगत करवाना, इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखना, ये तमाम जो सिद्धांत जो नेहरू ने प्रस्तुत किया, यही नेहरू का पंचशील सिद्धांत था। और इस पंचशील संस्थान सिद्धांत के द्वारा जो है उन्होंने जनजातीय प्रतिभा, जनजातीय विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो स्वतंत्रता पश्चात नेहरू के द्वारा यह एक बहुमूल्य कदम था जो उन्होंने जनजातीय लोगों के लिए उठाया था। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जनजातीय लोगों के द्वारा, जनजातीय लोगों के लिए नेहरू ने जो ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर बताया उसी को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इसमें। इसके अलावा अगर देखें तो नेहरू का कुछ अन्य भी दृष्टिकोण रहा है। जैसे हमने बताया कि नेहरू ने जनजातीय विकास के लिए, ठीक है, जनजातीय विकास के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान लाया, यानी कि विभिन्न विभिन्न अनुच्छेद, यानी उन्होंने अंबेडकर का सहारा लेकर विभिन्न अनुच्छेद और अनुसूचियों के द्वारा जनजातीय विकास या जनजातीय संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रयास किया। जैसे आपको पता होगा अनुच्छेद 5वीं, अनुसूची 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो खास तौर पर जनजातीय प्रशासन से संबंधित रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुच्छेद, कई ऐसे अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 15 में आप देखिएगा एक लिखा हुआ है कि जाति, क्षेत्र, संस्कृति, इन सारे चीज़ों को लेकर 16(1) में आप देखिएगा उसी प्रकार से है। इसमें भी जाति, क्षेत्र, लिंग, संस्कृति में कोई भी भेदभाव नहीं करना, यानी ऐसे संवैधानिक प्रावधान जो मूल रूप से किसका पार्ट है, मूल अधिकार के द्वारा जनजातीय संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रयास किया। इसके अलावा कई ऐसे अनुसूचियां जो है वो जो जनजातीय अनुसूची से संबंधित, जनजातीय विकास से संबंधित है, जैसे आर्टिकल 339 आप देखिएगा तो SC/ST से रिलेटेड प्रशासनिक व्यवस्था से है। उसी प्रकार से आर्टिकल 341, 342, ये जितना भी है ये जब सब जनजातीय संस्कृति से रिलेटेड है। यानी कुल मिलाकर अगर बोले तो नेहरू ने जनजातीय संस्कृति को या जनजातीय विकास के लिए एक अप्रोच क्या लिया, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। नेहरू ने जनजातीय विकास के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम जो इन्होंने यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तमाम चीज़ों में है। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी नेहरू की जनजातीय विकास का ही एक पक्ष को दर्शाता है। और ये तमाम चीज़ अगर देखें तो ये, और एक इधर अगर देखें तो औद्योगिकीकरण आदिवासी अंचल, यानी कि इनके क्षेत्र में जैसे हमने बताया कि भूमि अधिग्रहण या बाहरी लोगों के द्वारा जो औद्योगिकीकरण किया जाता था, खास तौर पर अगर देखें तो ये जनजातीय क्षेत्र जो है वो खनिज संपदा क्षेत्र माना जाता था, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे चीज़ों का विकास हुआ ऐसे क्षेत्र। तो इस पे उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। हालांकि यह एक पिछड़ापन का कारण भी बना, जनजातीय पिछड़ापन का, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जो प्राथमिकता उन्होंने दिया वो उनकी संस्कृति को ध्यान में उन्होंने प्राथमिकता दिया। तो इस प्रकार से नेहरू ने पंचशील सिद्धांत जो ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहा है, इसके अलावा उन्होंने ये तमाम चीज़ संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से संस्कृति को या जनजातीय विकास को आगे बढ़ाना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से जनजातियों के विकास को सुनिश्चित करना, औद्योगिकीकरण पर थोड़ा रोक लगाना, ये चीज़ है। हालांकि इसमें मैंने कुछ पॉइंट को बताया था कि औद्योगिकीकरण के निर्माण में आदिवासियों के विस्थापन की, क्यों औद्योगिकीकरण, क्योंकि औद्योगिकीकरण होता है तो बांधों के निर्माण से ये क्या होता है, आदिवासियों का विस्थापन होना एक गंभीर समस्या हो जाता, जो राष्ट्र के विकास की आवश्यक के लिए इन्होंने इसका बलि चढ़ाया, ठीक है ना। यानी विकास के लिए औद्योगिकीकरण और बांधों की तो आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने प्राथमिकता, जैसा कि अभी हमने बताया, इन्होंने प्राथमिकता किसका दिया, तो इन्होंने प्राथमिकता दिया जनजातीय विकास को लेकर, ठीक है ना। तो ये सारे चीज है। और इसमें मैंने एक लाइन भी लिखा है कि इनकी ऐसी नीति के कारण बाद के दिनों में जो है ये इनकी आलोचना भी की गई थी, ठीक है। तो ये आपका जनजातीय संस्कृति या जनजातीय विकास से रिलेटेड जो है वो कुछ पक्ष जो था वो हमने आपको डिस्कस कराया था।
नेहरू का जनजातीय विकास का एक लाइन हमने यहाँ पर सेपरेटली एक टॉपिक ही बनाया था। वो टॉपिक जो है वो आपको मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिखा था, अप्रोच नंबर 4, और वो था वैरियर एल्विन का व्यू। और ये वैरियर एल्विन का अगर व्यू देखें तो ये भी जनजातीय विकास का एक रूप था। यानी इन्होंने जनजातीय विकास जो खास तौर पर ठीक है, जनजातीय विकास, ये जो जनजातीय विकास जो खास तौर पर उत्तर पूर्व जनजातीय विकास के लिए, उत्तर पूर्व में जनजातीय विकास के लिए था, इसके लिए इन्होंने वैरियर एल्विन के साथ मिलकर, ये ध्यान रखिएगा, वैरियर एल्विन का जो दृष्टिकोण है ये नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय विकास के लिए लाया गया था। और ऐसे में अगर वैरियर एल्विन का अगर दृष्टिकोण देखें, मैं इस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ। जैसे ये अगर देखें तो ये आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, जिसमें से अगर हम ये पार्ट अगर देखें तो ये आपका असम का क्षेत्र है, और ये जितना भी देखें तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे तमाम क्षेत्र है। तो ये कंप्लीटली ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्र कहलाया नॉर्थ ईस्ट, इसी को कहा गया नॉर्थ ईस्ट को क्षेत्र। और इस क्षेत्र के विकास के लिए नेहरू ने वैरियर एल्विन के साथ मिलकर, चूंकि ये सभी जो है वो जनजातीय क्षेत्र का ही एक रूपरेखा था, लेकिन इसमें एक भिन्नता देखा गया, वो भिन्नता ये असम, और ये असम जो कि बंगाली संस्कृति से बिलोंग करता था, और ये जो क्षेत्र है ये सारा क्षेत्र जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल जैसे क्षेत्र जो है ये प्रतिनिधि कर रहा था पहाड़ी क्षेत्र से। तो ऐसे में इन्होंने सबसे पहले जो अभी हमने अप्रोच बताया था, आइसोलेट, एसिमिलेशन, तो इस आइसोलेट का ही उदाहरण यहाँ भी उन्होंने प्रस्तुत किया। और असम और पहाड़िया संस्कृति को सबसे पहले इन्होंने अलग किया, और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो खास तौर पर आपका पहाड़ी संस्कृति से रिलेटेड है, इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले इसे इससे अलग कर इसका विकास करना शुरू किया। और इसके लिए इन्होंने 1948 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना किया, जो खास तौर पर पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए क्षेत्र थे। और ऐसे नेफा को, इसी को नेफा कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया। और इस नेफा को नेहरू ने केंद्र शासित प्रदेश यानी अपने अधीन रखकर इसका विकास करने का प्रयास किया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नेहरू ने वैरियर एल्विन का अप्रोच अपनाया। और इस वैरियर एल्विन के अप्रोच में अगर हम देखें तो वैरियर एल्विन के अप्रोच के तहत असम और पहाड़ी संस्कृति को सबसे पहले इन्होंने अलग किया, और पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए पूरे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रख इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम दिया, जो 1948 में ये स्थापना की। और केंद्र के नियंत्रण में रखकर इनका विकास करना इन्होंने आगे सुनिश्चित किया। और ये असम भी जो कि नॉर्थ ईस्ट का ही एक पार्ट था, इसे अलग किया, क्योंकि यह संस्कृति जो थी वो मिलती थी किससे, बंगाली संस्कृति से। तो ये अगर देखें तो ये एक समस्या नेहरू के समक्ष उभर कर आया कि इन्होंने जो आइसोलेट करना चाहा उससे क्या हुआ कि बंगाली संस्कृति यानी असमिया संस्कृति और पहाड़ी संस्कृति में एक तरह से कन्फ्लिक्ट उभर गया। और यही कन्फ्लिक्शन का उदाहरण हुआ, इसी कन्फ्लिक्शन का रिजल्ट निकल कर आया कि ये पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए संस्कृति है उसमें भी भिन्नता देखी गई। जैसे आप मणिपुर की संस्कृति अगर देखें तो कंपैरेटिवली नागालैंड की संस्कृति से थोड़ा बहुत भिन्नता देखी गई है।
मिजोरम की संस्कृति अगर देखें तो नागालैंड की संस्कृति से थोड़ा बहुत भिन्नता, यानी सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ये अलगाववादी प्रवृत्ति विकसित हुआ। और इसी अलगाववादी प्रवृत्ति का नतीजा था कि ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे धीरे धीरे एक राज्य का दर्जा ले लिया। जैसे मणिपुर, त्रिपुरा जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो 48 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, वो 72 में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित कर लिया। तो नेहरू और वैरियर एल्विन का यह दृष्टिकोण नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड था। नॉर्थ ईस्ट में विकास के लिए सबसे पहले पहाड़िया संस्कृति को एक कर केंद्र शासित प्रदेश में कर उनका विकास करना शुरू किया। और ये केंद्र शासित प्रदेश में इसलिए डालने का पर इनका उद्देश्य था क्योंकि ये सभी क्षेत्र जो थे वो पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए थे और असमिया संस्कृति को इन्होंने अलग किया। ये पहाड़ी संस्कृति में भी बाद के दिनों में भिन्नता देखी गई, जिस कारण इनमें भी अलगाववादी प्रवृत्ति विकसित होने लगा। और परिणामतः ये जितने भी नेफा के स्टेट थे जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते थे, ये सभी जो है वो एक एक राज्य का दर्जा ले लिया। और आप देखेंगे कि आज नेफा में जितने भी स्टेट थे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे, वो सभी एक पूर्ण राज्य का दर्जा ले लिया। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें, चाहे वो मणिपुर के संदर्भ में, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश थे, सब एक एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो ये नेहरू और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से रिलेटेड है। तो जब आपसे अगर पूछा जाए नेहरू और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास, तो आपको ये अप्रोच को बताना होगा कि उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए ये तमाम अप्रोच को अपनाया। और कंप्लीटली अगर पूछा जाए जनजातीय विकास से रिलेटेड, तो ये सारे अप्रोच को आपको बताते हुए, समस्याओं को बताते हुए, जो उनके पास समस्या थी सांस्कृतिक भिन्नता होना, पिछड़ापन होना, इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए इन्होंने इन 5 अप्रोच को अपनाया। और इस 5 अप्रोच को क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले पंचशील सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया और पंचशील सिद्धांत के माध्यम से जनजातीय विकास को आगे बढ़ाया। पंचशील सिद्धांत के अलावा जो है वो कुछ प्रोविजन भी था जो इनके विकास को दर्शाता है, जैसे संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, जो भी हमने आपको डिस्कस कराया था। उसके अलावा बताएं सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी इनके विकास को सुनिश्चित करता है। इनकी भाषाओं को प्रोत्साहन करना भी इनके विकास को सुनिश्चित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। ये आपका जनजातीय विकास से संबंधित जो है वो आपका एक टॉपिक था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कराया था। मैं पुनः आपको अनाउंस ये आपको बता दूं कि हम जो यहाँ पर ये जो बैच ला रहे हैं या चल रहा है, ये बैच स्टार्ट हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही है। आप अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप डाउनलोड करके मेंस कोर्स में आप जाकर आप अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस भी देख सकते हैं। ये क्लासेस लाने का मुख्य उद्देश्य हमारे ऐसे थॉट को ही विकसित करना है। यहाँ पर रटा रटाया या कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ों को नहीं बतलाना है, बल्कि आपकी एक थॉट को विकसित करना है। और मेंस में यह थॉट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से सोचकर अपनी प्रेजेंटेशन को रखते हैं, और आपका प्रेजेंटेशन ही आपको एक सही मार्क्स और अधिक मार्क्स दिलाने का आपका आधार बनता है। तो ऐसे में देखते हुए अगस्त्या जीएस एकेडमी की पूरी टीम जो है, हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। हम लोग आंसर राइटिंग पे वर्क कर रहे हैं और इन सारे चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए हमने प्रज्ञान बैच लाया है, जो आपका कंप्लीट मेंस ओरिएंटेड बैच है, जिसमें GS1 और GS2 का है। ये बैच अभी ऑफर में, अभी 20 अक्टूबर तक ऑफर में 1499 रुपया है। आप इसी बैच को 21 अक्टूबर को खरीदते हैं तो ये आपको 1499 की जगह 2999 में मिलेगा। इसके अलावा हमने आपको एक और बैच बताया था मेंस से रिलेटेड, जो बैच है वो आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच। ये भी अभी आपका ऑफर में है। जो 799 रुपये का जो कोर्स था, वो कोर्स अभी 399 रुपये में है। विकास सर का ये बैच है जो पूरा मेंस ओरिएंटेड बैच है। और एक मेंस ओरिएंटेड बैच जो है वो आपका ये भी निकल कर आया हुआ है, ये भी आपको मेंस का ही रिलेटेड है। 899 का बैच 20 अक्टूबर तक 499 रुपये में। तो ये 3 बैच को प्रज्ञान या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या केवल अगर हिस्ट्री अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये बैच को आप ले सकते हैं। ये बैच अभी ऑफर में 20 अक्टूबर तक है। सारे कोर्सों को 50% डिस्काउंट कर दिया गया है। 20 अक्टूबर के बाद जो है ये कोर्स जो है वो अपने पुराने प्राइस पे ही आपको दिखेगा। और हमने 2 बैच अभी लाया है जो प्रीलिम से रिलेटेड है, और वो बैच आपका साइंस से रिलेटेड एक फिजिक्स की बैच है जो पूरा आपका PT ओरिएंटेड बैच है। चाहे वो 72 BPSC AEDO एग्जामिनेशन
आरआरबी, एनटीपीसी, दरोगा, सचिवालय जैसे एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से साइंस का रोल होता है, इसको ध्यान में रखकर हमने ये बैच लाया है। ये बैच जो आपकी कीमत 21 अक्टूबर से 499 रुपये की होगी, अभी फिलहाल 249 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक। इसके अलावा एक और बैच है जो आपका जो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये बैच भी आपका पीटी ओरिएंटेड बैच है और ये बैच भी आपका हिस्ट्री का है, ये भी ऑफर में है। और 21 अक्टूबर को अगर ये बैच लेते हैं तो ये आपको 699 में मिलेगा, लेकिन 20 अक्टूबर तक अगर ये बैच लेते हैं तो वो 399 रुपये में आप बैच इसको परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन जनजातीय विकास से रिलेटेड जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार से कई छोटे छोटे टॉपिक जो है वो आपको लेकर आएंगे, जो आपके नेहरू की पर्सनालिटी या अन्य ऐसे चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो मॉडल आंसर से रिलेटेड हो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो जो पहले से बीपीएससी में जो एग्जामिनेशन में जो पूछे जा चुके हैं, उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। कल भी आपकी क्लासेस जो है वो रहेगी, कल भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे। दिवाली तो मनाना ही है, लेकिन साथ साथ हमारी पढ़ाई को भी कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत लेके चलना है। पता है अभी फेस्टिवल आवर है, अभी दिवाली है, आने वाले समय में छठ है, लेकिन इस सारे चीज़ों में भी अपने कर्तव्यों को थोड़ा निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।